नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कोई बात हो, और अगर कोई ऐसा कुछ होता है उनकी वापसी पहले जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़े, तो आप क्या समझते हैं कि मियां साहब की वापसी के जो रास्ते में रुकावटें हैं, कोई केस है जो भी, वो कितनी देर में मसले हल होने वाले हैं, या कितनी देर में मसला हल हो सकता है? वो बड़ी जल्दी हल होगा अब इंशाल्लाह। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट नया कानून आएगा जी, और ये जो मामला है ये फर्द वाहिद की जो ताकत है और मियां साहब की वापसी उसके बाद मुमकिन हो जाएगी। सर उसमें इस कानून में एक और भी है तो ना, 1 महीने के अंदर अंदर कोई अपील कर सकते हैं, क्या उससे भी मियां साहब को फायदा हो सकता है? मैं वही तो कह रहा हूं ना, उसी के हवाले से कह रहे हैं सर। अपील की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो जल्दी हो जाएगा। मियां साहब की वापसी मुझे लग रहा है जल्दी होगी। ये मियां साहब की वापसी जल्दी होगी, ब्रेकिंग न्यूज है हमारे लिए। कमेटी का इजलास तलब कर लिया, क्या इस इजलास से इलेक्शन रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है? बातें चल रही हैं कि शायद मुआशी इमरजेंसी लग जाए सर। जी, मुझे इसके बारे में फिलहाल कोई इल्म नहीं है, लेकिन इमरजेंसी का जो ऑप्शन है वो आइन में जरूर है, और इमरजेंसी जो है आर्टिकल 232 में भी लगती है, और इमरजेंसी फाइनेंशियल जो है आर्टिकल 235 में लग सकती है, और गवर्नर्स रूल भी इम्पोज किया जा सकता है अगर के सूबा इनके मुताबिक ना चल रहा हो। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो भी ओपन है वफाक के लिए। बिल्कुल ठीक। जजेस असलाहत बिल पर अगर सुप्रीम कोर्ट इतराज लगा देती है तो क्या होगा? हुकूमत के पास कोई दूसरी ऑप्शन है क्या सर? नहीं नहीं, एतराज इस तरह तो नहीं लगा सकते ना। बिल पे कैसे एतराज लगा सकते हैं? वो जब एक्ट बन जाएगा, जी, बिल पे भी एतराज नहीं लगा सकते, और जब वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो फिर भी कोई एतराज नहीं लगा सकता। हाँ, अगर वो कानून चैलेंज होता है, और वो अगर चैलेंज हुआ तो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का बेंच तो नहीं बना सकेंगे ना, क्योंकि उस कानून के तहत बेंच जो है वो 3 सीनियर जजेस की कमेटी बनाएगी, जो सबसे सीनियर 3 है उन्हीं की कमेटी वो बनाएगी, और फिर उन्हीं के उसी बेंच के पास मामला लगेगा। तो वहां पे फिर रीजन आउट होगा कि उसमें कौन सी शिकें हैं जो कि खिलाफ आइन है। तो वो तो खिलाफ आइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कर रहा है, तो वो कैसे खिलाफ आइन हो सकता है? बल्कि वो जो एक फर्द वाहिद की जो एक मुतलकुल अनान जो ताकत है उसको खत्म कर रहा है, तो वो तो कोई लिख ही नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई रीजन दे ही नहीं सकता कि वो गैर आईनी है। वो तो बल्कि आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। बिल्कुल ठीक है। सुना है कि बंदयाल साहब कुछ जज्बात में आकर कहने लगे कि हमारे कुछ जज्बात हैं, और कुछ कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ आंसू वगैरह निकल आए उनके। हाँ हाँ, वो एक दिन पहले की बात है, जी, जब हम सारे बैठे हुए थे, जी, तो उस वक्त उन्होंने ये बात की थी कि एकदम वो अपने बारे में बात करना शुरू कर दी, और उन्होंने कहा कि जजेस को कितनी मुश्किल होती है, और जिन दिनों में वो निकाले गए थे उन पे जो भी ट्रॉमा हुआ था उसका भी जिक्र किया। और फिर उस दौरान में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एक कुलीग था वो निकाला गया, वो इकबाल हमीदुर रहमान को निकाल दिया गया था। सॉरी, उनको जाना पड़ा, निकाला नहीं गया, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होने वाली थी तो वो खुद ही चले गए। तो उस पे भी वो बहुत लग रहा था जैसे उनकी आंखें जो है पुरनम हो गई हैं और वो अफसरदा हो गए हैं। तो मैंने फौरन ही खड़े होकर उनको कहा कि जी, अगर उस वक्त इतनी उनसे ज्यादती हो रही थी तो आपको चाहिए था उस वक्त आवाज बुलंद करते। आज आप इतनी देर के बाद अपने तो आप बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास कोई जवाब नहीं था उसका। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर उनका मामला जाता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनके ये जो जज्बात जो वो भा रहे थे इस पे भी गौर करना चाहिए कि ये सारी बातें उन्होंने क्यों की थी, और अगर इसकी रेलेवेंस नहीं थी और अगर वो इतने इमोशनल हो रहे थे इस केस में तो उन्होंने इस केस को क्यों सुना। और इतना ज़्यादा जज के लिए इमोशनल हो जाना और केस में पैशनेट हो जाना, ये बजाते खुद मिसकॉन्डक्ट है, क्योंकि इनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट की शिकों में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इस तरह के मामला जिसमें कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, आपको वो सुनना ही नहीं चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो जाहिर हो गया था जब उनमें आंखों में आंसू आने शुरू हो गए थे। उनको नहीं बैठना चाहिए था इस केस में, उनका वो जो स्टेट ऑफ माइंड था उससे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि उनको इससे अलहदा हो जाना चाहिए था। वो तो बहुत सारे मुकामात पे ऐसा हुआ है। लेकिन सर, ये उमर अताब बंदयाल साहब ने क्या इस केस को जिद बना लिया है, जिसकी खातिर फुल कोर्ट की भी तश्कील नहीं दिया, और फिर मौजूदा बेंच में 2 जजों के इतराजात के बावजूद 3 रुकनी के जरिए ही फैसला सुना दिया सर? हाँ, ये भी
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखना पड़ेगा कि ये जो कुछ उन्होंने किया है, जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इतने कवानीन वायलेट हो गए, इतने कोड ऑफ कॉन्डक्ट के नॉर्म्स वायलेट हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्यों हुई और ये क्यों इस कदर वो सारी चीज़ के बारे में पैशनेट थे, उन्होंने क्यों इसको जिद बना लिया था। तो जिद बनाना बजाते खुद ये भी मिसकॉन्डक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखनी चाहिए ताकि वो इनकी स्टेट ऑफ माइंड को भी देखे, क्योंकि जज को अगर वो उनका जो स्टेट ऑफ माइंड ठीक ना रहे या वो मिसकॉन्डक्ट करें तो दोनों वजूहात की बिना पर उनको हटाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक सर। बेंच ने सियासी जमातों को क्यों नहीं सुना, इसके पीछे क्या साइंस हो सकती है? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने इस पे बात की थी जी। मैंने उनको बताया था कि इस वक्त जो फंडामेंटल राइट्स की आप बात कर रहे हैं वो किसी का भी फंडामेंटल राइट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बहर कैफ अगर हम मान लें कि ये जो पिटिशनर्स हैं इनका कोई फंडामेंटल राइट हो सकता है कि अर्ली इलेक्शंस हो जाए, तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं फिर उनका भी फंडामेंटल राइट है कि उनसे भी पूछा जाए, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि इलेक्शन की डेट कैसे फिक्स की जाए, कब फिक्स की जाए। सिर्फ इन पे वो मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके थे, बल्कि मैंने तो कहा था कि इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के फंडामेंटल राइट्स का मुकाबला है सारी कौम के फंडामेंटल राइट्स का। तो अगर हम दोनों को बराबर बराबर भी करें तो दोनों साइडों से इक्वल अमाउंट ऑफ जजेस होने चाहिए, ये नहीं कि एक साइड से जजेस जो है सुन लें। तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो इस पे खामोश रहे। कुछ उन्होंने सवाल किए लेकिन फिर उन्होंने ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें जो है उनके पास वाकई जवाब मैं समझता हूँ नहीं था। लेकिन फिर जब फैसला आया तो मेरे लिए हैरानकुन इसलिए था कि उन बातों का जवाब नहीं था, वो बातें लिखी नहीं, लेकिन फिर उन्होंने उसका तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट ऑर्डर है, गालिबन वो डिटेल्ड ऑर्डर लिखेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने जो गुजारिशात की थी उनका जवाब डिटेल्ड ऑर्डर में भी नहीं आ सकेगा। उसमें भी नहीं आ सकेगा सर। जस्टिस मंदोखेल मंसूर अली शाह के तफसीली नोट के बाद अभी जस्टिस अतर मनल्ला का नोट आना बाकी है, क्या हो सकता है? क्या इससे फैसला मजीद मुतनाज़ा हो जाएगा सर? नहीं, फैसला मजीद अब क्या होगा, फैसला तो बहुत मुतनाज़ा है। तो नोट आएगा तो फिर डेफिनेटली वो मुतनाज़ा तो है और भी कमजोर हो जाएगा। ठीक आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ उनके मतलब नोट आने के बाद मजीद मुतनाज़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही मुतनाज़ा है और कमजोर हो जाएगा। हाँ, वो नोट जो है वो ऑलरेडी जो उस पे वो जो जमीन बोस फैसला है वो जमीन के और अंदर चला जाएगा। जमीन के और अंदर चला जाएगा। सर जस्टिस काजी फायजा ने आज खुद नोटिस केस की समाअत से रोका, लेकिन फिर समाअत जारी रखी। फायजा के फैसले को आप कैसे देखते हैं? आईनी था सर? बिल्कुल आईनी था, क्योंकि 184(3) जो है इसका कोई ना कोई यार्डस्टिक होनी चाहिए। और ये जो हम बड़े सालों से देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्जी से बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और सारे सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के ताबे तो नहीं हो सकता ना जी। चीफ जस्टिस को तो ताबे किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ताबे नहीं हो सकता चीफ जस्टिस। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं तब। अच्छा सर, एक चीज और है इसी में ही जाके आगे कि काजी फायजा साहब के फैसले के खिलाफ जूनियर जज पर मुश्तमिल 6 रुकनी बेंच बनाकर इनका केस ही खत्म कर दिया। क्या ये दुरुस्त अमल है या मिसकॉन्डक्ट है सर? यह भी मिसकॉन्डक्ट है, हम्म। क्योंकि उसमें जिन जजेस को इंक्लूड किया गया ये वो जजेस हैं जिनको के शुरू में वो 9 मेंबर बेंच में जब वो चले गए थे तो उनको दोबारा चीफ साहब ने 2 जजों को इंक्लूड नहीं किया था, इजाजुल हसन को और मुजाहिर नकवी साहब को इंक्लूड नहीं किया था उन्होंने, और बाद में इस बेंच में उनको भी लिया है। तो ये सारा तरीकाकार गलत था। और फिर बाकी जो 2 जज वो बिठा दिए जिनकी अपॉइंटमेंट्स की गई थी और उनको मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जूनियर पोजीशन से लाया गया था। बिल्कुल ठीक। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने अमल देना है जो इनका फैसला मुस्तरद किया गया है, और 6 रुकनी बेंच भी बनाया गया। वो क्या रुख इख्तियार कर सकता है सर, किस तरफ जा सकता है? कौन सा 6 रुकनी बेंच बनाया? ये जो अभी काजी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो अभी अभी अब उन्होंने अपनी अभी रद्दमल देना है उस पर, जो उनका 6 हाँ हाँ रुकनी बेंच ने जूनियर ने मतलब उनको उसका तो रद्दमल देना है। हाँ, वो तो उनसे पूछे ना कि वो कब रद्द अमल देंगे, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक।
रजिस्ट्रार के जरिए सर्कुलर जारी करके आइंदा के चीफ जस्टिस का फैसला ही उड़ा दिया, कबीना ने रजिस्ट्रार को फारिग कर दिया, लेकिन चीफ ने रिलीज नहीं होने दिया। इसको कैसे देखते हैं सर? जुडिशियल ऑर्डर जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता, चे जाए कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के पीछे चीफ जस्टिस भी क्यों ना हो, उसको नहीं खत्म किया जा सकता एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से। लिहाजा ये जो 6 जजेस का बेंच है ये भी गलत बना है और इसकी भी ये भी वॉइड एब इनिशियो है। और काजी साहब का जो फैसला है वो सही है, उसमें सिर्फ ये हो सकता था कि इस नुक्ते पे वो ये कर सकते थे चीफ जस्टिस साहब के काजी साहब को भी बेंच में बिठाते, उनके साथ जो दूसरे जज साहब थे उनको भी बिठाते, अफरीदी साहब को, और काजी साहब बैठते, अफरीदी साहब बैठते और 2-3 दूसरे जज बैठते, फिर इस पे बात होती। अगर खुल के बात होती तो चीफ जस्टिस साहब के लिए मुमकिन ही नहीं था कि काजी साहब की जो बात है उसको किसी तरह से भी वो लीगली तौर पे डिमोलिश कर सकते हैं या कह सकते हैं कि ये लीगली तौर पे गलत है। अभी भी उन्होंने काजी साहब की जो बात है उसको लीगली तौर पे गलत नहीं कहा, लेकिन हाइपर टेक्निकलिटीज में जाके कोशिश की है कि उसको किसी तरह से खत्म किया जा सके फॉर द टाइम भी। बिल्कुल ठीक सर। हम ख्याल जजों में मुनीब अख्तर साहब, इजाजुल हसन साहब और मुज़ाहिर नकवी की क्रेडिबिलिटी पर आप क्या कहते हैं? सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें होती हैं, आप उस पर कुछ कहना चाहें सर? देखिए, मैंने जज साहिबान को बताया था कि आपके बारे में एक इम्प्रेशन कैरी हो रहा है, और मैंने चीफ जस्टिस साहब को बताया था कि मैंने कहा था आप माशाल्लाह ट्विटर पे तो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, और टॉप ट्रेंड भी आप कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सियासी जमात की तरफ से, वहां पे आप टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए भी आपको इस बेंच पे नहीं बैठना चाहिए था। तो इससे आपका जो एक सीमिंग बायस है वो नजर आता है, और वो जो दूसरे 2 जज हैं वो इतनी देर से इनके साथ बैठ रहे हैं कि इन तीनों जजेस को चाहिए था कि अगर इस तरह का एतमाल था इनके बायस का तो वाकई ही इनको नहीं बैठना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। चीफ जस्टिस ने मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ करप्शन की कहानियां सामने आने के बावजूद साथ बिठाया। हुकूमत को पैगाम, खामोश पैगाम देना था। क्या यह भी मिसकंडक्ट है कि उनके खिलाफ तो इतनी, आप भी कह रहे हैं कि वो ऑडियो के हवाले से फिर भी साथ बिठाया? सर किसको पैगाम था, हुकूमत को या किसी और को? सर देखें, कोई भी जज जो है अगर उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स आ जाए तो उसको डिसफंक्शनल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके खिलाफ जो एलिगेशंस थी उनके बारे में ये कमेंट करना कि मैंने लोगों को दिखाने के लिए साथ बिठाया है कि ये जजेस को प्रेशराइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तो हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि इवेंचुअली फैसला भी करना है उन मामलात का, तो जिन मामलात का आपने फैसला करना होता है, जो मामलात आपके पास आ चुके होते हैं या जो आपको पता होता है कि मामलात आपके पास आने वाले हैं, उनके बारे में या उन अशखास के बारे में जिनके मामलात आपके पास आने वाले हैं, जजेस कभी बात नहीं किया करते। वो भी मिसकॉन्डक्ट था।